आज हम लोग शब्द शक्ति पर चर्चा करेंगे। शब्द शक्ति जो है कविता लिखने वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि इस बात को उन्हें समझना चाहिए कि शब्द की जो 3 शक्तियाँ होती है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, वे क्या हैं और कब किस शक्ति का उपयोग किया जाए। ये जो शब्द शक्ति विषय है हिंदी व्याकरण के विद्यार्थियों के लिए बहुत विस्तृत रूप से पढ़ाया जाता है। तो अभी चूंकि हम यहाँ पर कविता के हिसाब से देख रहे हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि शब्द शक्ति को आपको इस तरह से समझाऊं जो कि आपको सरलता से समझ में आ जाए। क्योंकि अधिकतर ऐसा होता है कि कोई व्याकरण की पुस्तक जब हम लोग देखते हैं तो उसमें इतने जटिल शब्दों का प्रयोग होता है और इतने विस्तार से उसमें बताया हुआ होता है कि आसानी से पढ़ने पर बहुत से सामान्य लोगों को, जिन्होंने हिंदी भाषा से पढ़ाई नहीं की है, उनको कठिनाई होती है। तो चलिए शुरू करते हैं शब्द शक्ति। देखिए, सबसे पहले ये समझिए कि आखिर शब्द शक्ति होती क्या है। किसी भी शब्द में जो अंतर्निहित अर्थ होता है, क्योंकि हर शब्द का तो कोई ना कोई अर्थ होता ही है, तो उसमें जो अंतर्निहित अर्थ है किसी भी शब्द में, उसको व्यक्त करने का जो व्यापार हुआ वही शब्द शक्ति कहलाता है। मतलब ये शक्तियां शब्द के अंतर्निहित अर्थ को व्यक्त करने का काम करती हैं। अब ये हम पर निर्भर करता है कि हम अपने लिखे जा रहे या बोले जा रहे शब्द को कौन सी शक्ति दे रहे हैं। तो शब्द शक्तियां 3 प्रकार की होती है। अभिधा, जिसकी मैं अभी चर्चा कर रहा हूं, इसके बाद लक्षणा बताऊंगा और फिर व्यंजना। बिल्कुल सरल भाषा में देखिए समझा रहा हूं। आशा है आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, चाहे आपने हिंदी माध्यम से पढ़ाई अगर नहीं भी की है तब भी। जब हम कहते हैं कि शब्द शक्ति में हम अभिधा शब्द शक्ति का कहीं पर प्रयोग कर रहे हैं, उसका मतलब होता है बिल्कुल सरल बात, सपाट बात। सरलता से सपाट रूप में हमने जो कुछ कह दिया वो अभिधा में आया। जैसे आप ये 2 वाक्य देखिए जो मैंने यहाँ लिखे हैं। घोड़ा एक उपयोगी पशु है, आम मीठा फल है। इसका क्या अर्थ निकल रहा है? बिल्कुल वही जो आप समझ रहे हैं। घोड़ा एक उपयोगी पशु है तो है, ये तो एक सच्चाई है। आम मीठा फल है, ये भी एक सच्चाई है। इसमें कहीं कुछ ऐसी बात नहीं है जो घुमा के लिखी जा रही है, बिल्कुल सरल बात है, सपाट बात है। तो यहां इन वाक्यों में अभिधा शब्द शक्ति आ रही है, जो कि सरल अर्थ प्रकट कर रही है। साक्षात सांकेतिक अर्थ का बोध यहां पर हो रहा है। तो ये हो गई अभिधा शब्द शक्ति। हम जो दिन भर अपने काम के दौरान जो अलग अलग वाक्य बोलते हैं या लिखते हैं, उनमें इन्हीं तीनों में से कोई शक्तियां जरूर होती है, आप ध्यान दीजिएगा। हम जो इस तरह के सरल वाक्य बोलते हैं, सपाट वाक्य बोलते हैं, वहां अभिधा शब्द शक्ति रहती है। इसके प्रकार भी हैं, लेकिन मैं चूंकि इस वीडियो में आम बोलचाल की भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो इसलिए अभी आप लोग इतना ही समझ लीजिए, ठीक है। अब देखते हैं लक्षणा शब्द शक्ति क्या होती है। दूसरी शब्द शक्ति है लक्षणा। कई बार ऐसा होता है कि हम जब कोई वाक्य सुनते हैं या बोलते हैं, तो उसका जो मुख्य अर्थ होता है वो बाधित हो जाता है, बाधा आ जाती है। मुख्य अर्थ सीधे पता नहीं चलता। जैसे अभिधा में जो लिखा गया, जो बोला गया, वो तो आपने सीधे सीधे ले लिया, समझ लिया। लेकिन अगर वाक्य में लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग होगा, लक्षणा शक्ति का प्रयोग हो जाएगा, तो आप उस वाक्य को सीधे जिस
शब्द में, मतलब जिस तरीके से वो कहा गया है, आप उसका अर्थ नहीं ले पाएंगे। जैसे देखिए, ये जो एक पंक्ति लिखी मैंने, ये एक ऐसी पंक्ति लिखने का प्रयास किया है जो अधिकतर माँ बाप बोलते रहते हैं, मेरा बेटा तो शेर है, कहते हैं ना। तो क्या उनका बेटा शेर है? शेर का क्या मतलब होता है? शेर तो पशु है। तो क्या उनका बेटा कोई जानवर है? नहीं। शेर से हम एक टारगेट करते हैं एक अलग अर्थ को, जो कि है वीर, या फिर ताकतवर भी हो सकता है। बहुत से अर्थ हो सकते हैं। या तो वीर है, ताकतवर है। तो इन लक्षित अर्थों के संदर्भ में ये वाक्य आया है, मेरा बेटा तो शेर है। तो यहां हमने अभिधा का प्रयोग नहीं किया, यहां लक्षणा का प्रयोग हुआ। तो लक्षणा से मतलब ही है कि मुख्य अर्थ के बाधित होने पर जिस शक्ति से मुख्य अर्थ से संबंध रखने वाला कोई अन्य शब्द और अन्य अर्थ लक्षित हो रहा हो, उसको लक्षणा शक्ति कहा जाता है। बिल्कुल मैंने आसान वाक्य यहां पर इसीलिए लिखा है। तो ये होती है लक्षणा शक्ति। देखिए, ये विषय विस्तृत है, जितना ज्यादा इसको विस्तार करेंगे विस्तृत होता जाएगा। लेकिन मेरा इस वीडियो में उद्देश्य यही है कि बिल्कुल आसान शब्दों में इनका सार बता दिया जाए, कि आपको सुनते समझ में आ जाए। क्योंकि मैं यहां पर छात्रों के दृष्टिकोण से हटकर, उनको भी समझ में आएगा, उनके लिए भी लाभदायक हो सकता है अगर बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है उनको ये विषय, तो क्योंकि मैं सामान्य शब्दों में समझाने का प्रयास कर रहा हूं। मेरा यहाँ पर उद्देश्य उनके लिए है जो कविता इत्यादि लिखते हैं, लिखना शुरू कर रहे हैं, और ये चीज़ें उनको दिक्कत कर रही हैं, तंग कर रही है। तो यहाँ मैं उनको समझाने के लिए बिल्कुल सीधे सीधे शब्दों में बता रहा हूँ। उनको मुख्य विषय समझ में आ जाएगा तो वो कहीं भी पढ़ेंगे तो आगे आसानी से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये हो गई आपकी लक्षणा शब्द शक्ति। अब आइए व्यंजना पर आते हैं। देखिए, ये जो व्यंजना शब्द शक्ति है ना, आम बोलचाल की भाषा में अगर आप समझें तो इसका प्रयोग वे लोग बहुत ज़्यादा करते हैं जिनको आपने घरों में देखा होगा ना, एक दूसरे पर कमेंट करते चलने की आदत होती है। एक उटपटांग तरीके से वे कमेंट पास करते रहते हैं। कुछ बोलेंगे लेकिन उसका अर्थ कुछ और निकलेगा। सुनने वाला खुश भी हो सकता है, गुस्से में भी आ सकता है, क्योंकि वे बात सरल बोलते हैं लेकिन उसका अर्थ कहीं और जाता रहता है। व्यंग करते हैं। तो जो व्यंग करने वाली जो शैली होती है ना, उसमें इस व्यंजना शब्द शक्ति का ही प्रयोग होता है। ये जितनी ज्यादा प्रयोग की जाएगी, शब्द या वाक्य उतना ही मारक होता जाएगा। ठीक है, और इस बात से आप समझ सकते हैं कि कविता के लिए सबसे बढ़िया शब्द शक्ति यही व्यंजना मानी जाती है। आप व्यंजना का जितना ज्यादा प्रयोग करेंगे, आपकी कविता उतनी अच्छी रहेगी। तो ये व्यंजना से ये मत समझ लीजिएगा कि हाँ निगेटिव रूप में ही व्यंजना की जाए। अच्छे अर्थ में भी होती है, बुरे अर्थ में भी होती है, ये आपके ऊपर है। व्यंजना क्या है ये देखिए, आप एक वाक्य देखिए। अब देखिए, ये एक पंक्ति मैंने आपके सामने लिखी है, बेटी 10 बज गए। अगर कोई माँ अपनी बेटी को कह रही है कि बेटी 10 बज गए, ये मैंने संबोधन ऐसे ही लिख दिया है आपके समझने के लिए, सिर्फ 10 बज गए लिखने से भी काम चल जाएगा। तो इस 10 बज गए का अर्थ क्या हो सकता है? अभिधा के रूप में अगर आप लें तो 10 बज गए का मतलब है कि वो अपनी बेटी को समय बता रही है कि 10 बज गए। लेकिन अगर आप व्यंजना के सेंस में इसको ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो इसको इशारा कर रही है कि 10 बज गए और 10 बजे जो काम तुमको करना है वो कर लो। या तो 10 बजे अगर दिन के संदर्भ में है
ऑफिस जाती है अगर बेटी तो ऑफिस चली जाओ, स्कूल जाती है तो स्कूल चली जाओ। अगर रात हो गई और माँ ने बेटी को फ़ोन करके बोला बेटी 10 बज गए, और बेटी घर के बाहर है, किसी सहेली के यहाँ गई हुई है, कहीं रिश्तेदार के यहाँ गई हुई है, तो 10 बज गए से ही बेटी समझ जाएगी कि माँ मुझे घर बुला रही है। तो माँ को ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि 10 बज गए और घर आओ। 10 बज गए सुनते ही बेटी से बोल देगी, खुद ही बोल देगी कि हाँ मैं घर आ रही हूँ। दिन में अगर 10 बज गए कहा जाएगा तो 10 बज गए का अर्थ हो सकता है कि 10 बजे जो उसको काम करना है वो कर लो, स्कूल जाना है, ऑफिस जाना है, या फिर खाना इत्यादि, नाश्ता इत्यादि कुछ बनाना है। तो यही होती है व्यंजना की, कहा कुछ गया और उसका जो अर्थ है वो कहीं और गया। अब ये कहाँ गया, ये कहने और सुनने वाले की परिस्थितियों पर निर्भर करता है, किस बात को लेके कौन सी बात कही जा रही है। तो यही होती है तीनों शब्द शक्तियां। इनका विस्तार काफी है, आप व्याकरण में देखेंगे तो ये बहुत विस्तृत विषय है। इतना नहीं कि मैंने 5 मिनट में बता दिया, या आप YouTube पर और भी कोई वीडियो देखेंगे तो उसमें ऐसे ही 5, 10, 12 मिनट में बता दिया जाता है। तो इतना नहीं है, मैंने यहाँ सरल शब्दों में आपको इनका जो एक सार है, मूल तत्व है, वो समझाने की कोशिश की है। आशा है कि आपको समझ आया होगा और पसंद भी आया होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी नए विषय के साथ।